नमस्कार दोस्तों, मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपनी एक नई क्लास करने जा रहे हैं, भारत में संवैधानिक विकास। ये हमारी चौथी क्लास है। पिछली क्लास में हमने भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ा था, जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था के बारे में जाना था, द्वैध शासन के बारे में जाना था, पीएससी के बारे में जाना था और सारी चीजें हमने डिटेल से पढ़ी थी। अब जो हमारी क्लास है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से शुरू होगी, यानी कि 1935 के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? 1935, और उसके आगे की चीजें उन सबको हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला अधिनियम है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा? 1935। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 1937 का प्रांतीय चुनाव हुए थे, उनमें किसकी सरकार बनी थी, कौन कौन उस समय प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था, कब आया था, क्यों, किसके कहने पर ही आया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन क्यों आया था भारत में, इसको पढ़ेंगे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से रिलेटेड कुछ चीजें हम जानेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्यों लाया गया था, ये क्यों अपना फॉर्मूला लेकर के आए थे और इसका क्या क्या प्रॉफिट हमें मिला था भारत छोड़ो आंदोलन में, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था? ये एक संरचनात्मक परिवर्तन था, यानी स्ट्रक्चरल परिवर्तन था। इसमें क्या था कि भारत को एक संघ बनाया गया था। संघ बनाया गया था मतलब क्या था कि 1935 से पहले जो भारत था वो बिखरा हुआ भारत था। कहीं कोई राज्य है, कहीं कोई प्रांत अलग कार्य कर रहा है, कहीं पर कोई शासन कर रहा है, कहीं राजा शासन कर रहा है, कहीं रियासत चल रही है, कहीं पर कमिश्नरी क्षेत्र है। तो ये सारी चीजें बिखरी हुई थी। तो 1935 में एक पूरा देश बनाया गया और उसके लिए नियम कानून यानी कि संविधान बनाया गया था। 1935 में भारत को संघ बनाया गया, यानी कि पूरे भारत को जोड़ा गया था। तो जोड़ करके 11 प्रांत बनाए गए। ठीक है, 11 प्रांत बनाए गए, 6 कमिश्नरी क्षेत्र बनाए गए थे। जो प्रांत थे उन पर ब्रिटिशों का ही अधिकार था। भारत तो तब तक आजाद हुआ नहीं था, तो इससे हमारा कुछ उस पर अधिकार हो, ब्रिटिशों का ही अधिकार था। उन्होंने 11 प्रांत बनाए, जैसे आज 28 स्टेट्स है हमारे, यानी भारत है। भारत के अंदर 28 राज्य है, वैसे ही भारत था और भारत के अंदर 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, और 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे। जैसे आज 8 यूटी हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं, वैसे ही उस समय 6 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। ठीक है, तो क्या संघ बनाया गया 1935 में। लेकिन जो रियासतें थी, राजा महाराजा थे, उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया। आपकी मर्जी है, आप भारत में शामिल होना है तो भारत में शामिल हो लो, अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो आप अपने अलग काम करो। ठीक है, तो भारत को एक संघ बनाया गया 1935 में। ठीक है, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई 1935 में, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत बने और 6 कमिश्नरी क्षेत्र बने। साथ के साथ में जो देसी रियासतें थी उन्हें उनकी स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। आपकी स्वेच्छा है, आप भारत में शामिल होना चाहें तो भारत में शामिल हो लें, अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना, अलग रहना, तो आप अलग रह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, 11 ब्रिटिश प्रांत बने। उसके साथ साथ द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन की शुरुआत मतलब डायरकी शुरू हुई। डायरकी का मतलब यहां पर प्रांत बने और सेंटर बने, यानी कि सेंटर में गवर्नमेंट बनी और सेंटर में गवर्नमेंट यानी वायसराय होता था, यानी कि ब्रिटिश ही अपना काम संभाल रहे थे, और जो प्रांत थे वहां भी सरकार बनने लगी और यहाँ भी क्या है, नियम कानून बनने लगे। यहाँ भी जैसे उच्च सदन हमने और निम्न सदन पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, यानी कि सेंटर पर क्या थे, उच्च सदन और निम्न सदन, वैसे ही क्या है कि प्रांतों में भी सदन बन गए और वहां पर सरकार बनने लगी। ठीक है, तो क्या यहाँ क्या है, द्वैध शासन की शुरुआत हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनने लगी और स्टेट गवर्नमेंट भी बनने लगी। फिर यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन आज भी किया गया, आज का संविधान है उसमें भी शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें संवर्ती सूची है, राज्य सूची है और संघ सूची है, यानी कि 3 तरह की सूचियां हैं। वो उस समय भी थी, यानी आज के संविधान में जो चीजें हैं वो उस समय ब्रिटिशों ने संविधान में लागू कर रखी थी, जो हमने आज अपने संविधान में जोड़ी है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया, संघ सूची बनाएगी जिस पर संघ सरकार अपना क्या है, नियम कानून बनाएगी। वो कितने विषय थे? 59 विषय थे, यानी कि 59 विषयों पर केंद्र सरकार अपने नियम कानून बनाएगी। ये संघ सूची थी।
ठीक है। राज्य सूची बनाएगी, राज्य सूची बनाएगी जिसे हम प्रांतीय सूची के नाम से जानते थे। इसमें 54 विषय थे, यानी कि 54 सब्जेक्ट थे, उन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, यानी कि 54 विषयों पर। साथ के साथ में एक संवर्ती सूची भी थी, यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के नियम कानून बनाती हैं। इसमें 36 विषय शामिल थे, यानी 36 सब्जेक्ट शामिल थे, यानी कि 36 विषय ऐसे थे जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के नियम कानून बनाएगी, ठीक है। उसके अलावा एक अवशिष्ट शक्ति थी। अवशिष्ट शक्ति कौन सी होती है? जिसमें अलग से कोई विषय होते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं आता है, यानी एक ऐसा विषय जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं होता है, उस विषय को हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। उसकी जो शक्ति थी वो वायसराय को थी। अवशिष्ट शक्ति यानी कि अवशिष्ट शक्ति थी वो वायसराय के पास थी। उसमें कोई भी अगर नियम कानून होगा, कोई भी परिवर्तन होगा या कोई नया कानून बनेगा तो वायसराय बनाएगा। ये शक्ति वर्तमान में किसके पास है? बताओ किसके पास है? इस शक्ति की बात करें तो ये शक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति के पास है, अवशिष्ट शक्ति। उस समय ये किसके पास होती थी? वायसराय के पास में। अवशिष्ट शक्ति क्या होती है? यानी कि इन तीनों विषयों में से कोई एक अलग विषय है जो इनमें नहीं आता है, तो वो अवशिष्ट शक्ति में शामिल कर दिया जाता है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में संघ सूची, प्रांत सूची और संवर्ती सूची में कितने कितने विषय हैं? प्लीज कमेंट करो, कमेंट में बताओ। चलो मैं लिख देता हूं। वर्तमान में विषय, ठीक है, वर्तमान में कितने विषय हैं, किस कौन कौन से? सबसे पहले कौन सी है? संघ सूची, ठीक है। संघ सूची, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं अभी वर्तमान में। वर्तमान अगर भारत की बात करें तो उसमें 100 विषय हैं। दूसरे की अगर हम राज्य सरकार की बात करें, राज्य सूची की बात करें, तो राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? वर्तमान में कितने? 61, यानी कि 61 विषय हैं वर्तमान में। कितने हैं? 61 विषय हैं वर्तमान में। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तीसरे की बात करूं, यानी कि संवर्ती सूची। संवर्ती सूची कौन सी होती है? जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती हैं। उसमें कितने? 54 विषय, 54 विषय है ना उसमें। कितने? 54 विषय है संवर्ती सूची में और राज्य सूची में, ठीक है। 161, 52, सॉरी एक मिनट, आई एम कंफ्यूज्ड। कितने? 52, यानी कि 52 विषय हैं वर्तमान में, ठीक है। उस समय कितने थे? 59 थे संघ सूची में, प्रांत सूची में थे 54 और संवर्ती सूची में थे 36। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट ये आती है वर्तमान में जो सूचियां, उनमें ये विषय हैं आज के संविधान में। 100 हैं संघ सूची में, 61 है राज्य सूची में और संवर्ती सूची में कितने हैं? 52 विषय हैं। अगर मैं अधिनियम 1935 की बात करूं, 1935 में और क्या क्या काम हुए थे? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1934 में एक्ट आया था, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसी एक्ट के समय आरबीआई की स्थापना हुई थी। फिर संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट पहले प्रेसिडेंसियों के लिए बनाया गया था, हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में। लेकिन जब भारत संघ बना तो भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट फिर से बनाई गई, ठीक है। 1935 में अधिनियम के तहत एक सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। उसकी जो स्थापना थी वो 1937 में हुई थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट बनाएगी जिसमें क्या? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। क्या? सुप्रीम कोर्ट बनाएगी 1937 में। क्या बना? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बना। इसमें क्या है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक सीजेआई होता था। इसमें उनका क्या नाम था सीजेआई का? मॉरिस गुएवर, मॉरिस गुएयर, ठीक है। मॉरिस गुएयर उस समय सीजेआई थे और इसमें 6 अन्य जज होते थे, ठीक है।
6 अन्य जज, अन्य जज, ठीक है। इन 6 में 2 अन्य भारतीय भी थे। अन्य जो 6 मेंबर थे यानी कि 6 जज थे, एक सीजीआई होता था और 6 अन्य जज होते थे, उनमें 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया था, ठीक है। 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया था, 2 भारतीय भी थे, ठीक है। इसमें 2 भारतीय भी थे। वो 2 भारतीय कौन से थे? 2 भारतीय कौन से थे? एक का नाम था सरशाह मोहम्मद सुलेमान, ठीक है। मोहम्मद सुलेमान कौन थे? सरशाह मोहम्मद सुलेमान। और दूसरे कौन थे? जयकर साहब, जयकर। यानी इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम क्या था जयकर साहब का? पूरा नाम था इनका एस जयकर करके थे ये, ठीक है। क्या थे? एस, एक बार कंफर्म कर लेना, एस जयकर ही थे। ये 2 व्यक्ति थे, एक थे सर शाह मोहम्मद सुलेमान और एक थे एस जयकर, ठीक है। ये 2 लोगों को, इन 2 लोगों को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसमें शामिल किया गया था। कुल 6 मेंबर थे अन्य जज, उनमें से 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया था और 2 भारतीय थे जो ये थे, और एक इसमें सीजीआई थे, मॉरिस गुवेर इनका नाम था, ठीक है। इसी के समय यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के समय पहली बार एसटी शब्द का प्रयोग किया गया था। एसटी शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था, ये बात याद रखनी है आपको। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इसी के तहत यानी 1935 में पीएससी से एफपीएस बना। यानी पहले क्या था? पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ, पब्लिक सर्विस कमीशन था। यानी कि जो यूपीएससी जो वर्तमान में है वो 1919 में पीएससी के नाम से जाना जाता था। पीएससी की स्थापना 1919 अधिनियम के तहत हुई थी। फिर बाद में इस पीएससी को एफपीएस बनाया गया था, क्योंकि भारत का संघ बन गया था, फेडरल बन गया था। फेडरल बन गया यानी संघ बन गया, तो फिर इसके नाम के आगे एफ लगा दिया, यानी फेडरल कर दिया गया, जिसे हम संघ बोलते हैं। तो यहाँ क्या बन गया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको बना दिया गया था पीएससी को, ठीक है। इसी के समय क्या हुआ? बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ 1936 में। 1936 से पहले बिहार और उड़ीसा एक ही हुआ करता था, लेकिन 1936 में इन दोनों को फिर से जोड़ दिया गया, ठीक है। इसी के समय बर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में। बर्मा को कौन सी कंट्री थी? यानी अभी जो म्यांमार है वो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था 1937 के समय, उसे हम बर्मा कहते थे, तो उसे 1937 में अलग कर दिया गया, भारत से अलग हो गया। इसी अधिनियम में क्या क्या चीजें और जोड़ी गई? अधिनियम था यानी कि अमेंडमेंट हो रहे थे, संविधान का निर्माण हो रहा था, तो यहाँ पर और क्या चीजें जोड़ी गई? इसमें इसमें यानी कि 1935 वाले में 321 धाराओं को भी जोड़ दिया गया, ठीक है। संविधान बन रहा था तो संविधान में 321 धाराएं भी जोड़ी गई, साथ के साथ में 10 अनुसूचियां भी इसमें शामिल की गई, ठीक है। 10 अनुसूचियों को शामिल किया गया और 321 धाराएं भी इसमें जोड़ी गई, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, नोट डाल के। क्या रखना याद? यानी कि यह गुलामी का नया चार्टर है। ये किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कथन दिया था जब 1935 का अधिनियम आया था। 1935 का अधिनियम आया था और इसमें ये सारी चीजें दी गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये गुलामी का एक नया चार्टर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम, सॉरी 1935 की ही हम बात कर रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। 1935 में चुनाव हुए थे, ठीक है। अधिनियम में क्या है? 11 प्रांत बनाए गए, उन 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था 1937 में, ठीक है। अधिनियम था वो 35 में आया था, नियम कानून थे वो 1935 में बने थे, लेकिन जब वो उनका क्या है, भारत को संघ बनाया गया, राज्य बनाए गए, फिर वो चुनाव उन राज्यों में 1937 में हुए थे, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसमें जो चुनाव हुए थे, प्रांतों में जो चुनाव हुए थे वो 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए थे, ठीक है। इन प्रांतों में कुल कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे, ठीक है।
कितने प्रांत थे? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। उन 11 ब्रिटिश प्रांतों में जो कुल सीटें थी वो 1585 सीटें थी। ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांतों में कुल कितनी सीटें थी? 1585 सीटें थी। कांग्रेस ने कितनी जीती थी? कांग्रेस ने जो कुल सीटें जीती थी वो कितनी जीती थी? 711 सीटें। 711 सीटें थी वो कांग्रेस ने जीती थी। और मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? करीब 400 सीटें, 450 सीटें थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी। तो इनमें क्या, जब चुनाव हुए तो उन चुनावों में कांग्रेस की जो सरकार थी वो 5 जगह बनी थी पूर्ण बहुमत की। पूर्ण बहुमत की सरकार कहां बनी थी? कांग्रेस की बनी थी 5 जगह। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं कांग्रेस। कांग्रेस ने अपनी सरकार थी वो 5 राज्यों में बनाई थी पूर्ण बहुमत की, और 3 राज्यों में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई पूर्ण बहुमत की। ठीक है, पूर्ण बहुमत। लेकिन 3 राज्य थे, यहां मिली जुली सरकार बनी थी। ठीक है, इन 3 राज्यों में क्या मिली जुली सरकार बनी थी इन राज्यों में। ठीक है, इन राज्यों में मिली जुली सरकार बनी थी। अब वो कौन कौन से थे? कांग्रेसी सरकार 5 पूर्ण राज्यों में बनी थी। वो कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से प्रांत थे? एक था मद्रास। मद्रास था, जहां पर सी राजगोपालाचारी प्रधानमंत्री बने। इस समय क्या है कि प्रधानमंत्री बनते थे, जैसे आज मुख्यमंत्री बनते, तो पहले मुख्यमंत्री नहीं बनते थे, पहले प्रधानमंत्री बनते थे। तो उस समय प्रधानमंत्री बने कौन? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी प्रधानमंत्री बने, कहां के? मद्रास के। उसके बाद मध्य प्रांत आया, कि इसे हम एमपी कहते हैं। एमपी में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जहां पर मुख्य प्रधानमंत्री कौन बने? एनवी खरे बने। बिहार, बिहार उस समय क्या था? ब्रिटिश प्रांत था। यहां पर श्री कृष्ण सिन्हा जी प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद यूपी आया, यानी कि संयुक्त प्रांत, जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत पहले प्रधानमंत्री बने थे। और अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि अब इन्हें मुख्यमंत्री कहा जाने लगा, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री कहलाते थे, अब ये मुख्यमंत्री कहलाते हैं। तो जो पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने थे वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, एमपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? एनवी खरे थे। मद्रास के कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा जी थे। ठीक है, उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बी एन दास। कौन थे? बी एन दास। बी एन दास उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री थे। ये 5 स्टेट्स थे। ठीक है, ये 5 स्टेट्स थे जहां पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और ये 3 प्रांत थे जहां पर मुस्लिम लीग की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। कौन कौन से थे? एक था सिंध, जो अब पाकिस्तान में है। यहां पर क्या है, इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, और अल्लाह बख्श यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा कौन सा स्टेट है? पंजाब। पंजाब में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी, यहाँ सिकंदर हयात खान जी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी मुस्लिम लीग की। वहां के मुख्यमंत्री, यानी कि वर्तमान के मुख्यमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री कौन बने थे? फजलुल हक। कौन? फजलुल हक। ठीक है, ये क्या है? पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी इन 3 प्रांतों मुस्लिम लीग की। इन 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी कांग्रेस की। और 3 स्टेट्स थे, यहां पर मिली जुली सरकार बनी थी, यानी कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों के गठबंधन से सरकार बनी थी। वो 3 स्टेट्स कौन कौन से थे? उनमें सबसे पहले आता है बॉम्बे, यानी कि बंबई। यहाँ बीजी खैर बने थे। यहाँ प्रधानमंत्री कौन बने थे? बीजी खैर। असम में थी वो मिली जुली सरकार बनी थी, जब सादुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उसके बाद एक और प्रांत था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ डॉक्टर खान साहब प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, 3 राज्यों में मिली जुली सरकार थी, 3 राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, और 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 711। कुल सीटें कितनी थी? 1585 सीटें थी। ठीक है, ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी, ये सारी चीजें 1935 अधिनियम के तहत आती हैं। हमने इन सब को डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, क्या था? अगस्त प्रस्ताव। अब ये सर अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त प्रस्ताव की हम बात करें तो ब्रिटिश संसद के द्वारा
यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा और उस समय के वायसराय के द्वारा, यानी कि लिलिथगो। इस समय जो वायसराय था हमारे भारत में उसका नाम था लिलिथगो। तो ब्रिटिश सरकार और वायसराय के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था अगस्त के महीने में, ठीक है, अगस्त के महीने में एक भारतीयों के लिए प्रस्ताव भेजा गया था 1940 में, उसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। ये कब आया था? अगस्त के समय आया था, इसलिए हम उसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। अब ये क्यों भेजा गया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसे भेजने का उद्देश्य क्या था इन लोगों का? इनका ये उद्देश्य था कि भारत में क्या है कि उस समय भारतीय थे वो अपना एक अलग आंदोलन कर रहे थे। उसके अलावा विश्व युद्ध छिड़ गया था दूसरा वाला। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। तो इसमें भारतीयों ने शामिल होने से मना कर दिया ब्रिटिशों से कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम पहले वाले विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, तब इन्होंने हमसे जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए थे। यानी जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, 1914 से लेकर के 1918 तक चला था पहला विश्व युद्ध। तो उसमें जो हमसे वादे किए थे ब्रिटिशों ने वो पूरे नहीं किए थे, ठीक है। फिर दूसरा विश्व युद्ध 39 में शुरू हो गया और 45 तक चला। तो 39 में हमने इनसे मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तो ये दूसरा विश्व युद्ध लड़ रहे थे, तो 2 ही साल में इन्हें बुरी तरह से लपेटा गया, यानी कि बुरी तरह से इन्हें हराया गया, ये बुरी तरह से पीटे जा रहे थे। तो फिर इन्हें जरूरत पड़ी कि भारतीयों को शामिल करो भाई, हमारी फौज छोटी है, हमारे पास जित इक्विपमेंट्स नहीं है और हमारे पास सेना भी नहीं है। तो फिर भारतीयों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया कि आप हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाओ, हम आपका संविधान सभा बनवा देंगे, आपको डोमिनेट स्टेट का दर्जा दे देंगे, और बहुत से प्रलोभन इन्होंने हमें दिए, बहुत से लालच दिए, लेकिन हमने इसमें मना कर दिया था। तो ये क्या है? अगस्त प्रस्ताव था। अगस्त प्रस्ताव अगस्त में 1940 में भेजा गया था उस समय के वायसराय लिलिथगो के द्वारा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। यहां मैं उद्देश्य लिखे देता हूं, ठीक है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार और युद्ध समाप्ति के बाद औपनिवेशिक स्वराज की बात कही गई। यानी कि इनका उद्देश्य था, अगस्त प्रस्ताव लाए थे तो इनका उद्देश्य था कि हम भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करेंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसका विस्तार करेंगे और हम एक औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करेंगे। यानी कि जो वायसराय है उसमें भारतीयों को शामिल करेंगे और इससे अच्छे से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। हम तुम्हारा क्या है कि स्वराज की बात कही, औपनिवेशिक स्वराज की बात कहेगी, यानी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा आपको दे देंगे। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? डोमिनियन स्टेट होता है यानी एक ऐसा राज्य जो ब्रिटिशों की छत्र छाया में राज करेगा और आपको क्या है उसमें शामिल कर लिया जाएगा प्रशासन में, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव ये था। उसके बाद इसमें क्या हुआ? प्रतिक्रिया क्या हुई? प्रतिक्रिया हुई कि भारतीयों ने इसमें जाने से मना कर दिया। क्या? भारतीयों ने इसमें जाने से मना कर दिया। किस किस ने मना कर दिया? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही मना कर दिया। यानी कि ये अगस्त प्रस्ताव था ये दोनों के पास गया था, कांग्रेस के पास भी गया था कि हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में आप शामिल हो जाओ, हम आपके लिए डोमिनियन स्टेट बना देंगे और आपको क्या है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसमें भारतीयों को शामिल करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। यही प्रस्ताव मुस्लिम लीग के सामने रखा, मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया। क्या था कि ये जो प्रस्ताव था इसको जबरदस्ती लागू करना चाह रहे थे ब्रिटिश, लेकिन फिर बाद में व्यक्तिगत एक सत्याग्रह किया गया। वो सत्याग्रह विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त जी के द्वारा 1940 में किया गया था कि इसको वापस ले जाओ, अपने अगस्त प्रस्ताव को वापस ले जाओ। अगस्त प्रस्ताव का इन्होंने क्या विरोध किया था, ठीक है।
अगस्त प्रस्ताव का जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे और ब्रह्मदत्त जी के द्वारा क्या है बहिष्कार किया गया था और उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था कि अगस्त गो बैक, अगस्त गो बैक के नारे लगाए और इसे फेल कर दिया। उसके अलावा एक पॉइंट और डाल के याद रखना है, यानी कि नेहरू जी ने इसे, यानी कि जो अगस्त प्रस्ताव था उसे दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया था, जंग लगी कील के समान बताया था कि दरवाजे पर कोई कील लगी है उसमें जंग है, तो ये उसी के समान है अगस्त प्रस्ताव। इसका हम बहिष्कार करते हैं, इसे भारत में पास नहीं होने देंगे। ठीक है, फिर और समय बीता, यानी कि युद्ध चल रहे, भारतीय उसमें शामिल नहीं हो रहे। द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय शामिल नहीं हो रहे और ब्रिटिशों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए फिर ब्रिटिशों ने एक और प्रस्ताव हमारे लिए भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्या? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स नाम के एक व्यक्ति थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश संसद के एक मिनिस्टर थे, उनके द्वारा इसे भेजा गया था, जिसे हम क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य वही था कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करो, वरना हम युद्ध हार जाएंगे और भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि भारत ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू कर दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू कर दिया था। तो वो क्या है, उनकी जो फौज थी, सेना थी, वो सारी द्वितीय विश्व युद्ध में चली गई। भारत में ये कमजोर हो गए। जब भारत में कमजोर हुए तो भारत में आंदोलन शुरू हो गए, तो वो चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो ये बार बार प्रस्ताव लेके आ रहे, लालच लेके आ रहे थे, प्रलोभन लेकर के आ रहे थे कि कैसे भारतीयों को कंट्रोल करके और द्वितीय विश्व युद्ध में ले आओ, तो हम यहाँ युद्ध भी जीत जाएंगे और हमारी फौज भारत पर भी कब्जा कर रहेगी, तो भारत हमारे हाथ से नहीं जाएगा। वरना अगर भारतीय शामिल नहीं होते हैं तो भारत हमारे हाथ से जा रहा है और साथ के साथ में हम जो विश्व युद्ध चल रहा है उसमें भी हम परास्त होंगे, हार जाएंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फिर से अगस्त प्रस्ताव के बाद में क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया 1942 में। ठीक है, तो कब आया ये? 11 मार्च 1942 को आया। दिल्ली आगमन, दिल्ली कब आया ये? 23 मार्च 1942 को आया, यानी कि ब्रिटिश संसद में बनकर के 11 मार्च को तैयार हो गया था। 23 मार्च को ये भारत में आ गया था 1942 में, और 11 अप्रैल को ये फिर वापस चला गया था, क्योंकि इसका भी हमने विरोध कर दिया था। ठीक है, तो इसने क्या क्या डिमांड हमारे सामने रखी कि हम भारत को एक संघ बनाएंगे, ठीक है, भारत को एक देश का दर्जा देंगे, उसके साथ साथ राष्ट्रमंडल, जो इंटरनेशनल जो देशों का संगठन है उसमें हम भारत को शामिल कराएंगे। संविधान सभा का निर्माण करेंगे, यानी भारतीयों के लिए एक संविधान बनाएंगे हम, और वायसराय की कार्यकारिणी में जो व्यक्ति होंगे वो सारे भारतीय होंगे, यानी एक वायसराय होता है और उसकी परिषद होती है, उस परिषद में सारे भारतीय शामिल किए जाएंगे। ये बात इन्होंने कही, लेकिन भारतीयों ने और कांग्रेस वालों ने सबने मना कर दी। तो क्रिप्स मिशन की असफलता की हम बात करें तो ये जो क्रिप्स मिशन आया था ये सबके पास गया था, कांग्रेस के पास भी गया था, गांधी सबसे पहले गांधी जी के पास गया था। 24 मार्च को गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी ने इसे भगा दिया था कि हम आजादी से कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे, हमें आजादी चाहिए, आजादी पर हम पूरे क्या है सेटिस्फाइड है, आजादी दे तो उसके बाद चीजें सोचेंगे। तो गांधी जी ने क्या, आजादी से कम पर बात नहीं होगी। फिर ये कांग्रेस के पास गया, कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो उन्होंने ही मना कर दिया। और नेहरू जी, ये इन दोनों ने ही बात की थी, नेहरू जी ने और मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास ये लेके गया था, तो इन दोनों ने ही मना कर दी। मुस्लिम लीग के पास भी गया था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मना कर दिया। हिंदू महासभा के पास गया कि आप हमारे साथ आ जाओ, तो बीडी सावरकर जी ने मना कर दिया। दलितों के पास गया था, दलितों के नेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास कि आप हमारे साथ आ जाओ, तो उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद सिखों के पास गया था, जिसमें सरदार उज्जवल सिंह ने भी मना कर दिया कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे, और इसको सबने नकार दिया और इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, कौन सा था? क्रिप्स मिशन। ठीक है, यानी कि इसकी जो दलीलें थी वो सबने खारिज कर दी और इसे गो बैक होना पड़ा, यानी कि भारत छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, कौन सा था? क्रिप्स मिशन था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 छिड़ गया। इसमें ही यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसी में गांधी जी ने
करो या मरो का नारा दिया था। ये आपको एक कोटेशन यानी कि कथन याद रखना है। करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा 1942 में दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 8 अगस्त को हुई थी ग्वालियर टैंक मुंबई में। ठीक है, यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वो कब दिया गया था? 14 जुलाई 1942 को। कब? 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया और 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई और पूरी तरह से आंदोलन शुरू हो गया पूरी ताकत के साथ में। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने ही भाग लिया था और वो कांग्रेस का ही आंदोलन था, उसमें और किसी ने अपना क्या भाग नहीं लिया, कोई भी शामिल नहीं हुआ था। चाहे कोई बोले कि कोई भी पार्टी शामिल हुई थी, ये झूठ है। ठीक है भाई, कौन सी पार्टी ने इसको किया था? कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस उस समय पार्टी नहीं थी, मतलब चुनाव वगैरह तो लड़ती थी बट एक अलग संगठन भी था। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किया। इसमें किस किस ने भाग नहीं लिया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीपीआई बोलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इससे बोला भी था, फिर भी इसने मना किया था। आगे वो चीज हम पढ़ेंगे। हिंदू महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने भी भाग नहीं लिया था और भारतीय नौकरशाही नाम की पार्टी थी, उसने भी भारतीय नौकरशाही, सॉरी पार्टी नहीं थी, व्यक्ति थे, भारतीय नौकरशाही व्यक्ति थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो उस समय काम करते थे, मान लो कोई फौज में था या कोई क्लर्क था, कोई जज था या कोई वकील था या कोई पोस्टमैन था, कोई भी व्यक्ति, जैसे आज सरकारी जॉब में होते तो उस समय भी क्या है, गवर्नमेंट जॉब में जो व्यक्ति थे, नौकरशाही व्यक्ति थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना भाग नहीं लिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने ही भाग लिया था और किसी ने भाग नहीं लिया था। कोई भी, यानी कि चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे जो नौकरशाही व्यक्ति थे उस समय जो जॉब कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्होंने किसी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, फिर आया था सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। एक मिनट, ठीक है, फिर क्या आया? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ये कब आया था? 1944 में आया था, 1944 में। 1944 में सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया था। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया था। इसमें क्या बात कही गई थी, क्यों आया था, कब आया था, वो तो आपने देख लिया, 1944 में आया था। उद्देश्य क्या था? यानी इसका उद्देश्य ये था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जो 1942 में शुरू हो गया था, 1942 में शुरू हो गया था, ये लगातार चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं ले रही थी, मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। तो उनका उद्देश्य ये था कि मुस्लिम लीग को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल करना, यानी कि शामिल करना कि भारत छोड़ो आंदोलन में आप लोग शामिल हो जाओ और हम आपके लिए वोटिंग के आधार पर एक नया देश बना देंगे। मुस्लिम लीग की शुरुआत से ये मांग थी कि हमें एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान की ये अलग डिमांड कर रहे थे। तो उन्होंने, सी राजगोपालाचारी ने यही कहा कि आप भारत छोड़ो आंदोलन में आप शामिल हुइए और जब देश आजाद हो जाएगा उसके बाद हम वोटिंग के आधार पर आपका देश अलग करा देंगे, यानी कि वोटिंग कराएंगे। वोटिंग पर अगर लोग इस चीज को मानते हैं कि देश अलग होना चाहिए तो हम आपका देश अलग बना देंगे। लेकिन इस बात पर जब वोटिंग की बात आई तो जिन्ना ने साफ साफ मना कर दिया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला का? मुस्लिम लीग और कांग्रेस को जोड़ना तथा भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग को शामिल करना। ठीक है,
यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को जोड़ना था कि दोनों मिलकर के भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करो, और हम बाद में क्या है, बाद में आपके लिए मताधिकार के आधार पर मुस्लिम लीग के लिए एक अलग देश की बात कही, एक अलग देश हम बना देंगे। ठीक है, ये इन्होंने कहा था, किसने, सी राजगोपालाचारी ने। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, मना कर दिया, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। यह फॉर्मूला असफल रहा था। ठीक है, यह फॉर्मूला क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद क्या है, क्विक रिवीजन और एग्जाम के फैक्ट्स। क्विक रिवीजन क्या था, 1935 हमने पढ़ा था। इसमें केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ था, आरबीआई की स्थापना हुई थी और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, और इसी के तहत पीएससी को एफपीएससी बना दिया गया था। क्या, पीएससी को एफपीएससी बना दिया गया। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन को फेडरल पब्लिक कमीशन सर्विस बना दिया गया। 1934 में चुनाव हुए राज्यों में, जिसमें कांग्रेस ने 5 राज्यों में सरकार बनाई। मुस्लिम लीग ने कितने राज्यों में बनाई, मुस्लिम लीग ने कितने बनाई, 3 राज्यों में बनाई। और मिली जुली सरकार कितने राज्यों में थी, 3 राज्यों में थी। उसके बाद क्या, अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। क्यों आया, ताकि भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल किया जा सके। इसने कौन कौन से प्रलोभन दिए थे, कि हम आपके लिए एक संविधान सभा बनाएंगे और वायसराय की कार्यकारिणियों में सब भारतीयों को शामिल करेंगे, यानी कि जितने उसमें शामिल होते हैं उनमें सारे भारतीय होंगे। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में। इसका भी यही उद्देश्य था कि भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल किया जाए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में किस किसने भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने नहीं लिया था, हिंदू महासभा ने नहीं लिया था, और सीपीआई जो पार्टी है उसने भाग नहीं लिया था। और किसने नहीं लिया था, और जो नौकरशाही व्यक्ति थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, किसने दिया था, गांधी जी ने क्या दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। सीआर फॉर्मूला आया था, यानी कि क्या नाम था इनका, सी राजगोपालाचारी। ये गांधी जी के समधी थे, मद्रास के रहने वाले थे। ये मद्रास के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, जिसे हम आज मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो ये अब वर्तमान में इन्हें आप तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री बोल सकते हैं। इनका नाम था CR दास। ठीक है, क्या, सी राजगोपालाचारी ये गांधी जी के समधी थे। इन्होंने 1940 में एक समझौता कराने का प्रयास किया, बट ये असफल रहे। कौन सा समझौता, कि मुस्लिम लीग को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल करने के लिए इन्होंने प्रस्ताव दिया, बट उसने मना कर दिया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, हमें तो एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। ठीक है, ये आज की हमारी क्लास थी। आज हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।